चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में हम कराने वाले हैं कुछ चैप्टर जो है हिंदी का गोली है, जिसका चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। ये चैप्टर 7 का है और ये क्लास 10th एनसीईआरटी बुक आता है और ये परंपरा का मूल्यांकन है। प्यारे बच्चों, इसमें हम 35 प्लस क्वेश्चन जो होता है हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके जितने भी हमारे नए वीडियो हो अब तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले बच्चों, पहला क्वेश्चन आ गया कि वह विचार धारा जो जीव चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है उसे क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो विचार जो धारा होता है और ये जो धारा मानती वो धारा क्या है प्यारे बच्चों, तो उसे हम कहते हैं भौतिकवादी धारा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? भौतिकवादी धारा कहते हैं। यानी कि इसका आंसर जो होगा डी द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए आप क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है उसको देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। मतलब सारे यूरोप के जो लोग थे किस सभ्यता को मानते थे, किस सभ्यता से वो प्रेरित हो गए हुए थे, प्रभावित पड़े हुए थे। तो प्यारे बच्चों, अगर दो की बात करें तो ये था एथेंस की सभ्यता। क्या था? एथेंस की सभ्यता, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा कि सेली और बायरन कहाँ के थे। सेली और बायरन जो थे ये कहाँ के थे प्यारे बच्चों? तो सेली जो बायरन जो थे एक निवासी थे, ये कहाँ के? तो ये यूनान के निवासी थे, रहने वाले थे। कहाँ के था? यूनान के रहने वाले थे, यानी बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है प्यारे बच्चों की जार शाही शासन का संबंध किससे था। जार शाही जो शासन था, लोगों पर शासन किया था, ये सब शासन कहाँ के लोग थे, कहाँ के लोग करने वाले थे, किस देश के रहने वाले थे जो यहाँ पे शासन किए। तो प्यारे बच्चों, अगर इसकी हम बात करें तो ये जो शासन करने वाले थे जार शासन, ये रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों की रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस में जो क्रांति हुआ था ये क्रांति कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों, अगर इसकी बात करें तो जो रूस में जो क्रांति जो हुआ था ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों बात करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रमशः है। मतलब व्यास जी और वाल्मीकि जी को जो रचना किया था ये किसने किया था? वाल्मीकि जी और व्यास जी की जो रचना है ये कौन कौन है, मतलब कौन रचना किए थे। अब बात करें प्यारे बच्चों, अगर इसकी बात करें जो रचना जो थे लिखे थे, तो ये गीता और रामायण जो लेखक है ये व्यास जी और वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गीता जो लिखा गया है व्यास जी और रामायण लिखा है वाल्मीकि, रामायण जो वाल्मीकि जी लिखे हैं और गीता व्यास जी लिखा गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया। व्यास जी और वाल्मीकि जो रचना है गीता और रामायण, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। परंपरा का जो मूल्यांकन है ये पुस्तक किसने लिखा है। तो प्यारे बच्चों बात करें तो ये राम विलास शर्मा द्वारा लिखा गया है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि एथेंस किस महादेश में है। एथेंस जो है ये किस देश में है। एथेंस एक जगह का नाम है जो अब आपको बताना है कौन सा देश में पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अगर इसकी बात करें तो ये यूरोप देश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? यूरोप देश में, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि बायरन किस भाषा के कवि थे। बायरन जो थे ये कवि थे, लेकिन आपको ये बताना कि बायरन कवि तो थे लेकिन कौन से भाषा के कवि थे। क्या ये हिंदी थे, संस्कृत थे, अंग्रेजी थे, फ्रेंच थे। जल्दी बताइए आपको कमेंट में इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो बायरन जो थे ये अंग्रेजी भाषा के कवि थे। कवि थे तो थे ही, लेकिन अंग्रेजी भाषा में वो कवि करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है ये कहाँ से होता है, कैसे होता है प्यारे बच्चों। तो ये प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है ये साहित्य की परंपरा के ज्ञान से संबंधित होता है। किससे होता है? साहित्य की। जैसे हमारे पास साहित्य का नॉलेज होगा तो क्या होगा? प्रगतिशील विवेचना अंदर जागेगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। अब सभ्यता का जो हर स्तर जो होगा, सभी स्तर क्या नहीं हो सकता। तो वह वर्ग युद्ध नहीं हो सकता। धर्म युद्ध हो सकता है, कर्म युद्ध होगा, दृढ़ युद्ध होगा, लेकिन वर्ग युद्ध नहीं हो सकता। यानी कि इसकी बात करें तो ये सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि साहित्य संक्षेप रूप से क्या होता है। साहित्य जो है संक्षेप रूप से क्या होता है प्यारे बच्चों। तो अगर बात करें तो साहित्य जो होता है स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। मतलब दूसरे के द्वारा नकल कर लिखा गया साहित्य, कोई उपन्यास हो गया, कोई कहानी हो गया, मतलब उसकी नकल करके फिर उसी कॉपी कर वैसा ही कहानी कोई लिख दी तो उस कहानी को साहित्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो उसे अधम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधम, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की जो साधना है ये साधना किसकी कृति पर बच्चों। तो अगर इसकी बात करें तो ये राम विलास शर्मा द्वारा लिखा गया है।
कौन, निराला की साहित्य। एक देखिए ये सब इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद करना पड़ेगा। रामविलास शर्मा या दूधनाथ रघुवीरसरा, ये मुक्ति बोध, तो ये सभी ये जितने कहानी के लेखक है, लेकिन कौन से कहानी के लेखक आपको याद करना पड़ेगा। तो ये रामविलास शर्मा जो है ये परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है। और उसमें एक और का लिखा था, उपन्यास साहित्य लिखे थे जिसका नाम है निराला की साहित्य साधन। ठीक है, तो इसके कृति भी कौन थे, रामविलास शर्मा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। मतलब परंपरा का जो मूल्यांकन है ये संबंध कौन से पुस्तक से लिखा गया है, कौन सा पुस्तक से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें तो ये परंपरा का जो मूल्यांकन बुक है उसी से लिया गया है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि रफाल लियोनार्डो द विंसी एंजेलो किसने दी थी। रफाल लियोनार्डो द विंसी और एंजेलो किसकी देन है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें 16 की, तो ये देन है इटली की देन है। इटली से ये युद्ध हुआ था जहां पे ये जो रफाल है, बड़े बड़े जो विमान है, लियोनार्डो विंसी जो एजेंडा है, ये इटली की देन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि शेक्सपियर कौन थे। अब बताइए शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर क्या एक निबंधकार थे, क्या शेक्सपियर एक नाटककार थे। तो बताइए शेक्सपियर क्या थे। तो हम बात करें बच्चों तो शेक्सपियर जो थे एक नाटककार थे जो नाटक शो करते थे। ठीक है, बड़े बड़े शो करते थे, नाटक दिखाते थे, उसे क्या कहते हैं, शेक्सपियर कहते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा कि निराला के साहित्य साधना किसके खंडों की रचित की गई थी। देखिए इसके पहले आया था निराला के साहित्य साधना के लेखक कौन थे, रामविलास शर्मा। अब इसमें क्या गया कि इसमें कितने खंड में रचित किया गया है, कितने खंड यानी कितने भागों में रचा गया है। तो अगर इसकी बात करें तो प्यारे बच्चों तो इसको 3 खंड में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। रामविलास शर्मा का जो जन्म था ये कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो बात करें इसकी रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था, यानी कि यही तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं परंपरा का मूल्यांकन कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। इसके पहले पूछ दिया कि जन्म कब हुआ था, अब इस क्वेश्चन में पूछा कि जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें तो ये था उच्च गांव सानी में हुआ था। कहां हुआ था, उच्च गांव सानी, इनका जन्म हुआ था, यानी किसका, ये कहानी के जो लेखक है रामविलास शर्मा उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। प्रेमचंद और उनका युग जो है ये रचना किसकी है। तो ये रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है, जिसे अगर प्रेमचंद युग आ जाएगा ना तो जब चैप्टर हम पढ़े तो उसको याद रखना है। तो ये पूछा जाएगा रामविलास शर्मा। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित कहानी है, ऊपर में से लिखा हुआ है प्रेमचंद उनके युग। ठीक है, और ऑप्शन में और हो सकता है तो उन पर आपको टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। सभ्यता का जो होता है हर स्तर क्या नहीं हो सकता। तो हर स्तर कर्मयुग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कर्मयुग नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कि साहित्य संक्षेप रूप में होती है। साहित्य जो है संक्षेप रूप में होती है। तो संक्षेप रूप में क्या होती है, क्या पराधीन होती है, स्वाधीन होती है, क्या ये ए और बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती। तो बच्चे बात करें कि साहित्य का जो सफेद रूप होती है वह स्वाधीन होती है। क्या होती है, स्वाधीन होती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लैटिन कवि है। लैटिन भाषा के इसे यहाँ पे देना चाहिए, लैटिन भाषा के कवि है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें 24 नंबर का तो यहाँ पे हो जाएगा वर्जिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्जिल, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है। तार सप्तक जो है उसमें जो कवि जो है उसमें कितने कवि के कविता उसमें दिया गया है तार सप्तक में। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो इसमें 4 जो है ना कवियों के कविता उस पर संग्रहित किया गया, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 की अज्ञे ने तार शब्द का कब स्थापित किया था। अज्ञे ने तार शब्द को स्थापित तो किया था, लेकिन ये कब किया था बच्चों। अगर 26 की बात करें तो ये जो किया था 1943 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1943, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मतलब रामविलास शर्मा जो थे उनको किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो प्यारे बच्चों इसकी बात करें तो निराला की साहित्य साधना जो थे, इसीलिए मतलब कहानी लिखे थे जिस कहानी का नाम था निराला की साहित्य साधना, उन्हीं साहित्य के लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आदिम जो शब्द है तो ये आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों। तो आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन। अति प्राचीन का बात करें ना प्यारे बच्चों, जो बहुत पुराना होता है ना उसे प्राचीन कहता है। देखिए प्राचीन और आधुनिक भी समझ लीजिए। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, आधुनिक का मतलब होता है नया होता है। तो आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन, यानी कि बहुत पुराना को हम आदिम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि भारतेंदु हरिचंद्र किसकी रचना है।
तेंदु हरिचंद जो है ये तो रचना है, लेकिन ये भारतेंदु हरिचंद किसकी रचना है? तो ये रचना है नलिन विलोचन शर्मा का। किसका रचना है? भारतेंदु हरिचंद्र जो है नलिन विलोचन शर्मा का। एक मिनट नहीं जी, क्या है 29 नंबर क्या ना, भारतेंदु हरिचंद्र, भारतीय हरिचंद्र। तो यहाँ पे जो होगा ना ये होगा डॉक्टर राम विलास शर्मा का हो जाएगा। ठीक है, ये भारतेंदु, ये राम विलास शर्मा द्वारा लिखा गया, यानी कि ये आंसर राइट है, यानी कि ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? रामविलास शर्मा का जो मृत्यु हुआ था कब और कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो इसकी हम बात करें तो इनका जो मृत्यु हुआ था 2000 ईस्वी में, कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हो गया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की जो परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है ये किस व्यवस्था में संभव हो जाता है? तो ये समाजवादी व्यवस्था। क्या होगा? समाजवादी जो व्यवस्था है उसमें पूर्ण हो जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 32। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा है उसको ध्यान से समझना है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का जो ज्ञान होता है ये ज्ञान किसके लिए जरूरी है, किसके लिए आवश्यक है? तो ये ज्ञान उसके लिए आवश्यक है जो लकीर के फकीर ना होकर साहित्य की रचना करते हैं। क्या करते हैं? जो लकीर के फकीर नहीं होता है उससे साहित्य की रचना करते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं? परंपरा का ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है बच्चों उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन 33 का कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस अवस्था में संभव है? भारत की जो राष्ट्रीय क्षमता का जो विकास दर होता है किस अवस्था में संभव हो सकता है? तो ये संभव हो सकता है समाजवादी व्यवस्था। क्या होगा? समाजवादी व्यवस्था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? मतलब लेखक रामविलास शर्मा जो थे कौन सा गांव से बिलोंग करते थे, उनका गांव क्या था? तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसका नाम था उच्च गांव। तो प्यारे बच्चों बताओ इसमें उच्च गांव, तो सभी में उच्च गांव है, उच्च गांव है, लेकिन इसका सही आंसर कौन बताएगा? जल्दी बताओ कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों उच्च गांव सानी। क्या होगा? उच्च गांव सानी, यानी कि 34 का आंसर बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 और लाख आखिरी क्वेश्चन कि भौतिकवाद का अर्थ भावेवादी नहीं है किस निबंध का पंक्ति है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भौतिकवाद का जो अर्थ है भाग्यवाद नहीं है, इस निबंध जो है इस निबंध के पंक्ति क्या है? तो प्यारे बच्चों अगर इस पंक्ति की बात करें तो ये पंक्ति है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये रहा आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन पूछा कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विधा है? क्या निबंध होगा, सस्मयक होगा, कहानी होगा, व्यंग होगा? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? निबंध जल्दी बताइए कमेंट में। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट में देना है। हम तो आपको बता देंगे लेकिन इसका आंसर आपको कहाँ देना है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन जो कि आपको मैंने आपको कराया, जो कि आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन कर लीजिए हर टॉपिक से, हर चैप्टर से। अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे अलावा कहीं से क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको क्या कर लो, इसको रिवाइज कर लो, टिक मार लो, पूरा बढ़िया से देख लो, पूरा नंबर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, वीडियो को शेयर जरूर कर दे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर कोई भी व्यक्ति को, कोई भाई और बहनों को अगर कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स लेना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर PDF में लेना चाहते हैं, तो उसको WhatsApp नंबर पर आपको मैसेज कर दीजिए। आपको वहां से फ्री में आपको क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा और वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना, बस वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।